Hello and welcome to all to this lecture series on fluid mechanics. This is lecture 8, fluid dynamics. Let us begin. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फ्लूइड डायनामिक्स क्या होता है. पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर 6, लेक्चर 7 में हमने कवर किया फ्लूइड काइनेमेटिक्स. अब हम बताएंगे व्हाट इज़ फ्लूइड डायनामिक्स. Fluid dynamics, it is the study of fluid motion taking into consideration the forces that are responsible for causing the flow. ठीक है, जैसे कि हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स में बात कर रहे थे, हम सिर्फ ज्योमेट्री ऑफ द मोशन की बात कर रहे थे. हम उसमें जो फोर्सेस जो मोशन को कॉज कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे थे. लेकिन फ्लूइड डायनामिक्स में हम उन फोर्सेस को भी कंसिडर करेंगे जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. उन फोर्सेस को भी हम कंसिडर करेंगे. तो ये जो स्टडी है फोर्सेस की वो फ्लूइड डायनामिक्स के कैटेगरी में आती है. एंड डायनामिक बिहेवियर इज एनालाइज्ड बाय द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, जो डायनामिक्स का जो बिहेवियर है, यानी कि जो ये फोर्स की हम बात करेंगे, स्टडी करेंगे, वो हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से करेंगे. और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको पता होगा कि F इज़ इक्वल टू ma, जो इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो उस पर जो एक्सेलरेशन होगा, अगर उसका मास m है, अगर F फोर्स लग रहा है और मास m है, तो बॉडी का जो एक्सेलरेशन अटेन होगा दैट विल बी a. तो F इज़ इक्वल टू ma, ये न्यूटन सेकंड लॉ की मैथमेटिकल स्टेटमेंट है. और इसी का यूज़ हम करके किसी न किसी फॉर्म में इसी इक्वेशन का यूज़ करके हम ये सारे फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें आइलर्स इक्वेशन. मैंने पहले भी बोला है दिस इज टर्म इज आइलर. ठीक है, इसको यूलर ना बोले, इट इज आइलर. ठीक, आइलर्स इक्वेशन. सबसे पहले इसमें अजम्पशन क्या है कि स्टडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड अलोंग स्ट्रीम लाइन. देखिए, इसी स्टेटमेंट में मैंने 3 चीज़ें बोल दी हैं. अगर आप इनको अच्छे से गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि दिस इज 3 थिंग्स. ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं. वन इज़ अ स्टडी फ्लो, एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड और स्ट्रीम लाइन, अलोंग स्ट्रीम लाइन. यानी कि 3 चीज़ें मैंने इसमें एक ही साथ बोल दी हैं कि फ्लो स्टडी होना चाहिए, इट शुड बी इनकम्प्रेसिबल, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, और जो फ्लो है दैट शुड बी अलोंग द स्ट्रीम लाइन. ठीक है, और दूसरी बात है कि इरोटेशनल फ्लो भी होना चाहिए. ये असम्पशंस हैं आइलर इक्वेशन को डिराइव करने के लिए. ठीक है, तो ये मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ कि इसमें यहाँ पर जैसे ये फोर्स है, हम एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर W वेट एक्ट करता है नीचे की तरफ को इस एरिया का. ठीक है, और इसमें हम फोर्सेस को इक्वेट करते चले जाएंगे. तो हम, और ये न्यूटन सेकंड लॉ की मदद से हम इसमें जो इक्वेशन, जिस इक्वेशन पे अराइव करते हैं दैट इज़ दिस इक्वेशन, दैट इज़ dp बाई रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डी वी इज इक्वल टू 0. ठीक है, जिसमें ये z जो है दिस इज़ दी एलिवेशन अबव दी एनी डेटम और एनी रेफरेंस, और दिस v इज़ दी वेलोसिटी. ठीक है, दिस इज़ द आइलर इक्वेशन अलोंग द स्ट्रीम लाइन. और इसी इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो हमें मिलता है p बाई रो प्लस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. दिस इज द बर्नौली इक्वेशन. ठीक है, इसी को बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं. बर्नौली इक्वेशन यहाँ से डिराइव हुई है आइलर्स इक्वेशन से अलोंग द स्ट्रीम लाइन. तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर आइलर इक्वेशन से ही बर्नौली इक्वेशन डिराइव हुई है तो जो आइलर इक्वेशंस की एजम्पशंस थी या जो कंडीशंस इसमें यूज़ हो रही थी वही कंडीशंस बर्नौली इक्वेशन में भी रहेंगे. तो जो यहाँ पर स्टडी फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड अलोंग स्ट्रीमलाइन और रोटेशनल फ्लो की बात की गई है, ये सारी कंडीशन बर्नौली इक्वेशन के लिए भी इक्वली वैलिड है. ठीक है, और ये जो सारी की सारी इसमें ये जो टर्म्स हैं, दिस एवरी टर्म हैज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास. ठीक है, आप चाहे तो इसकी एक एक अलग अलग टर्म्स की p बाई रो, वी स्क्वायर बाई 2, जी जेड, इनकी डायमेंशन आप निकाल के देखेंगे तो इट इज़ एनर्जी पर यूनिट मास या फिर न्यूटन पर kg के फॉर्म में ही आएगा. ठीक है, और अगर हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट वेट या हेड की बात करते हैं, हेड का मतलब है इन द टर्म्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ अ लेंथ. ठीक है, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, उस तरीके की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज़ एनर्जी पर यूनिट वेट. तो उस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो दैट विल बिकम p बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2 जी प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है, जिसमें ये p बाई रो जी जो होता है दिस इज नोन एज अ प्रेशर हेड, वी स्क्वायर बाई 2 जी इज अ वेलोसिटी हेड और काइनेटिक और डायनेमिक हेड, और z इज नोन एज अ पोटेंशियल और डेटम हेड. ठीक है, ये तीनों हेड के नाम है, आप याद रखें. देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. वी नो दैट p बाई रो जी प्लस z जो होता है, इस पूरे कंबाइंड टर्म को p बाई रो जी प्लस z, दैट इज द प्रेशर हेड प्लस डेटम और पोटेंशियल हेड, इसको बोल देते हैं टोटल को पीजोमेट्रिक हेड. ठीक,
देन इसके बाद हमने बर्नौली इक्वेशन की मैथमेटिकल तो देख लिया आपकी, मैथमेटिकली उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ वी विल सी दी बर्नौली इक्वेशन की स्टेटमेंट. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ अ बर्नौली इक्वेशन. तो सबसे पहले व्हाट इज द स्टेटमेंट. तो फॉर ए स्टडी रोटेशनल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड अलोंग ए स्ट्रीम लाइन. देखिए इतनी सी स्टेटमेंट में ये वो चारों चीज़ें आ गई जो आइलर इक्वेशन की हमने अजम्पशंस में ली थी. दैट इज एन स्टडी फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एंड अलोंग अ स्ट्रीम लाइन. ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला था कि दोनों की अजम्पशन सेम होंगी, अगर क्योंकि बर्नौली इक्वेशन आइलर से ही डिराइव हुई है तो दोनों की अजम्पशन सेम होंगी, और वो बिल्कुल यहाँ पर हैं भी. देखिए, फॉर स्टडी रोटेशनल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एट एनी पॉइंट इज अ कांस्टेंट. ठीक है, हम इसमें इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ये है कि ये पर यूनिट मास के टर्म्स में है. सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एट एनी पॉइंट इज अ कांस्टेंट. ठीक है, लिखने को अगर आप यहाँ पर देखें तो लिखने को हमने उसको इन टर्म्स ऑफ हेड के फॉर्म में भी लिखा है, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वेट. बट ये बर्नौली इक्वेशन की स्टेटमेंट नहीं है. ठीक है, अगर स्टेटमेंट मैथमेटिकली अगर आप लिखेंगे तो ये भी इक्वली करेक्ट है, बट इसकी अगर आप बर्नौली इक्वेशन की स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट बर्नौली की यहाँ से निकल के आती है. ठीक है, पर यूनिट मास के टर्म्स में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा आ सकता है, अगर कोई सिंपल क्वेश्चन हो या थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो कि बर्नौली इक्वेशन के ईच टर्म्स की यूनिट क्या होती है, तो इट इज़ एनर्जी पर यूनिट मास. ठीक है, न्यूटन पर केजी, ये ध्यान रखेंगे. देन बर्नौली इक्वेशन, अभी हमने बात करी कि जो बर्नौली इक्वेशन है ये सिर्फ इरोटेशनल फ्लो में ही लगा सकते हैं. ठीक है, लेकिन मतलब इरोटेशनल फ्लो के लिए तो हर जगह वैलिड है, लेकिन अगर बर्नौली इक्वेशन की हम बात करते हैं तो बर्नौली इक्वेशन को रोटेशनल फ्लो के लिए भी लगाया जा सकता है. द बर्नौली इक्वेशन कैन आल्सो बी अप्लाइड फॉर रोटेशनल फ्लो ऑन अ पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन. ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन के लिए अगर हम बात कर रहे हैं और भले ही उसमें फ्लो जो है वो रोटेशनल है. रोटेशनल फ्लो क्या होता है वो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में फ्लूइड काइनेमेटिक्स में, कि जिसमें जो फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं दे रोटेट अबाउट देयर ओन मास सेंटर. ठीक है, तो रोटेशनल फ्लो के लिए भी बर्नौली इक्वेशन का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन के लिए, क्योंकि एज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक आ रहा है, दैट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्ट्रीमलाइंस. ठीक है, ऐसे एक स्ट्रीमलाइन के लिए वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की एक ही वैल्यू होती है, तो वहाँ पर से अगर आप उसको लेके चलें, रोटेशनल फ्लो भी अगर आप लेके चलें तो वहाँ पर आप उसको रोटेशनल फ्लो के लिए भी बर्नौली इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, बट दैट इज द कंडीशन इज फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन. ठीक है, देन इसके बाद वो तो थी आइडल. अगर हम रियल की बात करें तो इस तरीके से कुछ इक्वेशन आती है, दैट इज द ये टोटल जो एनर्जी है एट 1 पॉइंट एंड टोटल जो एनर्जी है एट 2 पॉइंट प्लस HL, एंड दिस HL इज द हेड लॉस बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2. तो ये हो गई बेसिकली बर्नौली इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड्स. ठीक है, जिसमें हेड लॉस भी होगा, क्योंकि हेड लॉस जनरली होता है, वो जो हम आइडल इक्वेशन लेके चलते हैं वो अलग बात है, बट हेड लॉस होता है. तो ये बेसिकली क्या है कि रियल कंडीशन के लिए है या रियल फ्लूइड के लिए है बर्नौली इक्वेशन. ठीक है, वेयर HL इज द हेड लॉस. देन अब हमने बर्नौली इक्वेशन पढ़ी, अब हम इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे. द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशंस. बर्नौली इक्वेशन की जो एप्लीकेशन है देखिए, तो फ्लो मेजरमेंट में यूज़ होता है. उसमें अलग अलग डिवाइसेस हैं, जैसे कि वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, फ्लो नोजल मीटर, रोटामीटर. और वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए ये यूज़ होता है, डिवाइस का नाम है पिटॉट ट्यूब. और ये फ्री वोर्टेक्स में भी आपका यूज़ होता है बर्नौली इक्वेशन. ठीक है, एक चीज़ का ध्यान ये रखें, वोर्टेक्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फ्री वोर्टेक्स, फोर्स्ड वोर्टेक्स, आगे बताऊंगा मैं. लेकिन फोर्स्ड वोर्टेक्स में बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन नहीं है. ठीक है, सिर्फ फ्री वोर्टेक्स में है. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है कि वोर्टेक्स में, कौन से वोर्टेक्स में बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन है, तो दैट इज़ अ फ्री वोर्टेक्स. सिर्फ वोर्टेक्स नहीं, फ्री वोर्टेक्स, क्योंकि फोर्स वोर्टेक्स में नहीं है, और किसी भी टाइप के वोर्टेक्स में, सिलेंड्रिकल, रेनकाइन, स्पाइरल, किसी में भी इसकी एप्लीकेशन नहीं है. ठीक है, देन आगे बढ़ेंगे, फ्लो मेजरमेंट की बात कर लेते हैं. सबसे पहले डिवाइस जो उसमें आता है दैट इज़ अ वेंचुरी मीटर. इस तरीके का एक डिवाइस दिखता है. ठीक है, इसमें देखेंगे कि ये जो सेक्शन है दिस इज़ अ पाइप सेक्शन. ये वाला जो सेक्शन है दैट इज़ अ कन्वर्जेंट कोन सेक्शन होता है, ये कन्वर्ज कर रहा है, देखिए कन्वर्जेंट कोन है. दिस इज अ सिलेंड्रिकल थ्रोट जिसका डायमीटर आपका इससे जो पाइप का डायमीटर होता है उससे रिलेटिवली स्मॉलर होता है. और ये होता है डाइवर्जेंट सेक्शन. ठीक है, डाइवर्जेंट सेक्शन में सीधे ये पहले धीमे धीमे आपका स्लोप बढ़ेगा और उसके बाद ये फिर से वही पाइप का सेक्शन के डायमीटर के बराबर आ जाएगा. इस चीज़ में अगर आप नोटिस करें, भले ही डायग्राम में उतना अच्छे से शायद डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है, बट ये जो डाइवर्जेंट सेक्शन होता है ये कन्वर्जेंट सेक्शन से ज़्यादा लंबा होता है. ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी डाइवर्जेंट सेक्शन की वो इस कन्वर्जेंट सेक्शन से ज़्यादा होगी. और उसको ज़्यादा बनाने का एक कारण ये होता है कि जो एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट होता है, ये भी अब आगे जाके पढ़ेंगे जब हम
बाउंड्री लेयर वगैरह कंसेप्ट पढ़ेंगे, जहाँ पर फ्लो सेपरेशन की हम बात पढ़ेंगे कि एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, लेकिन इसको आप अभी इतना ध्यान रखें कि क्यों बनाया जाता है, बाकी एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट वगैरह क्या होता है वो आप समझ जाएंगे आगे जाके, कि एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है उसको थोड़ा लार्ज डिस्टेंस तक उसको हम, मतलब जो एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट होता है उसको लार्ज सेक्शन तक हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, लार्ज डिस्टेंस तक हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो फ्लो सेपरेशन की अगर जो चांसेस होती है वो बहुत कम हो जाती है। मतलब इसमें यह है कि जो फ्लो है वो सेपरेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये ज़्यादा बड़ा बनाया जाता है। क्वेश्चन में कभी कभी इस तरीके का पूछा जाता है कि डाइवर्जन सेक्शन बड़ा होता है या कन्वर्जन सेक्शन बड़ा होता है। इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है डाइवर्जन सेक्शन बड़ा होता है, कन्वर्जन सेक्शन बड़ा होता है। आप बोलेंगे डाइवर्जन सेक्शन बड़ा होता है तो पूछेगा वो क्यों, तो उसका आंसर यही है कि जो एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट होता है उसको लार्ज एरिया तक हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि जो फ्लो सेपरेशन की चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। यही आंसर है। देन इसके बाद फ्लो मेजरमेंट वेंचुरीमीटर से हम कर रहे हैं। इसका डेरिवेशन मैं आपको नहीं कराऊंगा, मैंने साथ पहले ही बताया, किसी भी आप बुक में इसका डेरिवेशन देख सकते हैं। जो फाइनल इसका फॉर्मूला आता है दैट इज़ द क्यू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज जो आता है दैट इज √2GH A1 A2 अपॉन √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। A1 आपका ये वाला पाइप का सेक्शन देखिए, ये सेक्शन सेक्शन 1 जैसे सेक्शन 2 1 आपका पाइप का सेक्शन, पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और 2 जो है ये थ्रोट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। क्यू एक्चुअल की हम बात करते हैं, दिस इज एक्चुअल, ये तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है, एक्चुअल में थोड़ा सा कम होता है। एक्चुअल इज इक्वल टू CD 98.5 से लेकर 98% के आसपास तक होता है। तो CD इंटू क्यू थ्योरेटिकल में CD इज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, वैल्यू होती है 0.95 से 0.98 के बीच में, ठीक है। क्यू एक्चुअल इज इक्वल टू CD इंटू C इंटू √H। अगर आप ये देखें तो ये जो सारे टर्म्स हैं, एक बार वेंचुरीमीटर आपका डिज़ाइन हो जाता है तो आपका बेसिकली क्या है कि ये वाला सेक्शन का डायमीटर फिक्स है, इस वाले सेक्शन का डायमीटर फिक्स है, यानी कि A1 A2 आपके दोनों फिक्स हो गए, G आपका कांस्टेंट ही है और 2 भी आपका कांस्टेंट है। तो ये जो √2G इंटू A1 A2 अपॉन √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर है, ये पूरा का पूरा एक किसी भी वेंचुरीमीटर के लिए एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम डिनोट कर देते हैं C से, और इसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो क्यू एक्चुअल इज इक्वल टू CD इंटू C इंटू √H, यानी कि केवल जो आपका क्यू एक्चुअल है, यानी कि जो क्यू एक्चुअल डिस्चार्ज हो रहा है वो सिर्फ H पर डिपेंड करेगा, ठीक है। H जो है आपका वेंचुरी हेड है, यानी कि H के अंडर रूट के बराबर, अगर H बढ़ेगा तो Q बढ़ेगा, और वो भी जो रिलेशन है वो √H के टर्म्स में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एक्चुअल डिस्चार्ज है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो वो वेंचुरी हेड के रूट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो C इज द कोफिशिएंट और कांस्टेंट ऑफ वेंचुरीमीटर। और राइटिंग द गेज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम, तो वेंचुरी हेड को अगर हम वाटर कॉलम के टर्म में लिखना चाहें तो H इज इक्वल टू X इंटू SM/S-1, ठीक है। अगर इस तरीके का कोई केस है, SM इज द मैनोमेट्रिक फ्लूइड है आपका, और ये S1 जो आपका यहाँ का, या S जो है आपका यहाँ का जो फ्लूइड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो और X यहाँ से दोनों के डिस्टेंस लेवल का डिफरेंस है, तो H इज इक्वल टू X इंटू SM/S-1 वेयर SM इज ग्रेटर देन S। और अगर इन्वर्टेड U ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज़ करेंगे, जिसमें बेसिकली आपका जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है वो जो यहाँ फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है उससे हल्का होता है, तो उसमें इन्वर्टेड का यूज़ करेंगे हम इस तरीके से, और उसमें क्या हो जाएगा कि दिस विल बिकम H इज इक्वल टू 1 X इंटू 1 माइनस SM/S वेयर SM इज लेस देन S, ठीक है। फ्लो मेजरमेंट यूजिंग वेंचुरीमीटर इज एक्यूरेट एंड द लॉसेज आर लेस, ठीक है, बट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ पाइप इज रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन। ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है, वैसे तो एडवांटेज बहुत बड़ा है कि इसका जो फ्लो मेजरमेंट होता है वो बहुत एक्यूरेट होता है, लॉसेज कम होते हैं, लेकिन इतना लेंथ का जो आपको पाइप एक्स्ट्रा जो स्पेस चाहिए कि जहाँ पर आप इस वेंचुरीमीटर को इंस्टॉल करेंगे, तो इसलिए इसकी यही एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ पाइप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट वेंचुरीमीटर। देन आगे बढ़ेंगे हम, अगला डिवाइस हमारे पास है फॉर द फ्लो मेजरमेंट इज ओरिफिस मीटर। इसमें क्या होता है, सिंपली एक पाइप है और इसमें बेसिकली एक इस तरीके की एक प्लेट लगी होती है जिसके बीच में एक होल होता है, ठीक है, जिसको हम ओरिफिस बोलते हैं, और होल होता है एक, और इसका जो क्यू एक्चुअल होता है ये भी अगर हम सीधे बात करें तो ये फॉर्मूला भी कुछ उस तरीके में दिखाई देगा आपको वेंचुरीमीटर की तरह ही, A1 A0 अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर √2GH इंटू CD, ठीक है। ये क्यू एक्चुअल हमने डायरेक्टली लिखा है। CD की वैल्यू इस केस में अभी याद रखेंगे 65 से 68% के आसपास होती है, यानी कि 0.65 से 0.68 के आसपास होती है, जबकि वहाँ पर 0.95 से लेकर 0.98 के आसपास होती है, ठीक है। ये चीज़ों का भी ध्यान रखें, इसमें ये किस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। देन CD जो है वो आपका 2C से मिलकर बना हुआ है, दैट इज CC एंड CV, वेयर CC इज द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दैट इज A2/A0, ठीक है। अब A2 जो है वो ओरिफिस की प्लेट के वहाँ पर नहीं है, क्योंकि देखिए आप अगर खुद देखें तो ये क्या होगा, ये फ्लूइड ऐसे करके जाएगा और ये एकदम से यहाँ से ऐसे बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। ये ऐसे करके जाएगा और कहीं पर ऐसा होगा, इस पॉइंट के आगे कहीं पर ऐसा होगा जहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फ्लो है वो सबसे कम होगा, ठीक है। उसी सेक्शन को हमने
टू से डिनोट किया है, और उस सेक्शन का नाम होता है वीना कॉन्ट्रैक्टा। बहुत आराम से इस चीज़ को ध्यान दे के पढ़ें, ध्यान दे के समझें कि यहाँ पर एरिया सबसे कम नहीं होगा, एरिया ऑफ फ्लो जो है वो कहीं इससे थोड़ा सा आगे जाके कम होगा, उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। बट यहाँ पर कहीं पर एक सेक्शन ऐसा होगा जहाँ पर ये जो फ्लो है वो सबसे का जो क्रॉस सेक्शन है, फ्लो का क्रॉस सेक्शन है वो सबसे कम होगा, दैट्स उसी सेक्शन को बोल देते हैं क्या, वीना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक है, तो सी सी इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन A2, उसी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन यहाँ का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो ये आपके 1 से कम ही होगी वैल्यू। और इसके बाद सी वी इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज द एक्चुअल वेलोसिटी एट वीना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी एट वीना कॉन्ट्रैक्टा। वीना कॉन्ट्रैक्टा मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पर इसी ओरिफिस के आगे जहाँ पर भी आपका फ्लो का क्रॉस सेक्शन सबसे कम होगा, दैट इज नोन एज अ वीना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक है, और एडवांटेज ऑफ ओरिफिस मीटर इज दैट इसके लिए लेस स्पेस रिक्वायर्ड होती है इंस्टॉलेशन के लिए, क्योंकि सिर्फ इसमें एक प्लेट लगानी होती है पाइप के बीच में। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ओरिफिस मीटर। आगे बढ़ेंगे फ्लो नोजल मीटर। ये बहुत सिंपल है, कन्वर्जेंट नोजल होती है सिर्फ, ये कन्वर्जेंट नोजल टाइप की होती है। फ्लो नोजल इज इक्वल टू द वेंचुरी मीटर विद द डायवर्जेंस सेक्शन एलिमिनेटेड, क्योंकि इसमें भी जैसे वेंचुरी मीटर में एक कन्वर्जेंट कोन होती थी, इसमें भी इस तरह की कन्वर्जेंट कोन है। ठीक है, बट उसमें क्या होता था कि यहाँ पर थ्रोट के आगे यहाँ पर एक डायवर्जेंस सेक्शन होता था, इसमें वो डायवर्जेंस सेक्शन मिसिंग है, तो इसलिए बेसिकली क्या है कि उसी के इक्विवेलेंट है। ठीक है, और प्रेशर मेजरमेंट जो होगा इन दोनों में, दैट इज इन द केस ऑफ फ्लो नोजल एंड वेंचुरी मीटर, दोनों में सेम होगा। क्योंकि अगर आपने उसमें भी ध्यान दिया हो तो उसमें क्या होता है कि वेलोसिटी मेजरमेंट हमारा जो फ्लो मेजरमेंट है वो डायवर्जेंस सेक्शन से दूर तक मतलब नहीं है। डायवर्जेंस सेक्शन को देने का और डायवर्जेंस सेक्शन की लेंथ को कन्वर्जेंस सेक्शन से ज़्यादा करने का क्या रीज़न है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो डायवर्जेंस सेक्शन का बेसिकली फ्लो मेजरमेंट में कोई भी रोल नहीं था। ठीक है, तो डायवर्जेंस सेक्शन का फ्लो मेजरमेंट में कोई रोल नहीं था, तो डायवर्जेंस सेक्शन को हमने इसमें हटा दिया है फ्लो नोजल में। तो क्या होगा कि जो आपका जो फ्लो मेजरमेंट होगा वो इन द केस ऑफ फ्लो नोजल मीटर या फिर वेंचुरी मीटर के केस में सेम होगा, क्योंकि हम इसको प्रेशर मेजरमेंट इज टेकन एट द पाइप डायमीटर, जो 1 पॉइंट यहाँ पर लेते हैं और 2 पॉइंट लेते हैं थ्रोट डायमीटर में, तो वो इस दोनों केस में सेम होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, इसमें डिस्चार्जिंग लॉसेस ज़्यादा होंगे फ्लो नोजल के केस में, क्योंकि इसमें क्या होगा कि सडनली जैसे ही आपका यहाँ से फ्लूइड फ्लो होगा वो यहाँ से एकदम से जाना शुरू करेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे उसमें तो डायवर्जेंस सेक्शन होता था तो वो उसके थ्रू जाता था, बट इसमें क्या होगा कि डायरेक्टली जाएगा, और उससे क्या होगा कि यहाँ पर बहुत सारी आईडीज फॉर्मेशन होंगी और एनर्जी लॉसेस जो होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है, इसलिए फ्लो मेजरमेंट सेम है, बट अगर आप प्रेफर करेंगे तो उसकी अपनी डिसएडवांटेज है कि उसके लिए एरिया मतलब जो पाइप लेंथ होती है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा तो नहीं है कि पाइप लेंथ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बट ये है कि इसमें जो डिस्चार्जिंग लॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, इन द केस ऑफ फ्लो नोजल मीटर। देन आगे बढ़ेंगे, एक और डिवाइस है फ्लो मेजर करने के लिए, दैट इज नोन एज द रोटामीटर और द वेरिएबल एरिया फ्लोट और फ्लो मीटर। ठीक है, अंडर इक्विलिब्रियम केस में बात कर लेते हैं हम पहले, सबसे पहले कि क्या होता है। ठीक है, देखिए एक इस तरीके का फ्लोट होता है। ठीक है, ये वेरिएबल एरिया है, फ्लोट होता है, यहाँ से अंदर की तरफ को फ्लो होता है और यहाँ से क्या होता है कि फ्लो होता है और यहाँ से फ्लो जो है वो बाहर जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब इसमें जैसे जैसे यहाँ से डिस्चार्ज बढ़ता है या कम होता है तो ये जो फ्लोट है ये अपनी पोजीशन चेंज करता है। ठीक है, ये अपनी पोजीशन चेंज करता है और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के लिए ये क्या करता है, ये पहले अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, और रोटेट करते करते फ्लो ज़्यादा होगा या कम होगा ये उसके अकॉर्डिंगली एक पोजीशन पे जाके रुक जाता है। ठीक है, और उसी से ये डायरेक्टली जो यहाँ पर एक पीछे से ग्रेजुएटेड स्केल लगा होता है उसकी मदद से ये डायरेक्ट डिस्चार्ज बताता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आपने पीछे देखा हो तो जैसे कि ओरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर के लिए आपको फ्लो मेजर करने के लिए आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती है एरिया वगैरह से, बट इसमें ऐसा कोई इसमें ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इसमें डायरेक्टली आपको एक ग्रेजुएटेड स्केल लगा हुआ है और इसकी मदद से आप जहाँ पर भी जाके ये रुकेगा आप उसकी डायरेक्टली रीडिंग ले सकते हैं, वो आपको डायरेक्टली डिस्चार्ज की रीडिंग बता देगा। ठीक है, ये सबसे इसका बेस्ट एडवांटेज है। और इसके केस में जो ये फ्लोट होता है जब ये मूव कर रहा होता है तो इसमें बेसिकली 3 फोर्सेस लगते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसका वेट लगता है नीचे को, ऊपर की तरफ को ड्रैग फोर्स और ऊपर की तरफ को बायंसी। और अंडर इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है तो क्या कंडीशन होती है कि वेट इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स प्लस दी बायंसी फोर्स। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन द फ्लूइड एंटर्स इनटू द रोटामीटर एंड ट्रैवल अलोंग द वेरिएबल एरिया सेक्शन the float rises and become variable area section the float rises and becomes stable at a certain level. Stability is achieved by the rotation of float about its own axis. The scale fitted gives the reading of the discharge. Advantage of the rotameter is that it gives directly the value of discharge without any calculations. ठीक है, ये सारा कुछ इसमें है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम,
तो वेलोसिटी मेजरमेंट में आ जाते हैं। अगला हमने बताया कि फ्लो मेजरमेंट के हमने 4 डिवाइसेस की डिस्कशन कर ली। अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी मेजरमेंट की यूजिंग द पिटॉट ट्यूब। ठीक है, पिटॉट ट्यूब क्या होती है? एक इस तरीके की सिंपल ट्यूब होती है जो यहाँ से ओपन होती है और बाकी इस तरीके की एक बेंट होती है ट्यूब। इसको हम किसी भी, जैसे यहाँ पर कोई वाटर फ्लो कर रहा है या कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो हम वहाँ पर इसको इस तरीके से डिप कर देंगे। ठीक है, जैसे इसको डिप करेंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर फ्लूइड फ्लो करेगा और कुछ हाइट तक यहाँ पर जाके फ्लूइड राइज करेगा। ठीक है, इसी की मदद से हम क्या निकालेंगे कि कितना वेलोसिटी यहाँ पर है। ठीक है, इसमें हम दो चीज़ लेते हैं, 1 is 0.1 एंड 1 is 0.2। ठीक है, तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट जो होता है वो जस्ट इसकी यहाँ पर टिप पर होता है और 1 पॉइंट इससे थोड़ा सा पीछे होता है। ठीक है, यहाँ की हाइट है h1 और यहाँ की हाइट इस फ्री लिक्विड सरफेस से ऊपर है कितनी, h। ठीक है, स्टैग्नेशन प्रेशर इज इक्वल टू स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनेमिक प्रेशर और पी स्टैग्नेशन इज इक्वल टू पी स्टैटिक प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, दिस इज द डायनेमिक प्रेशर। ठीक है, स्टैग्नेशन प्रेशर क्या होता है? देखिए, इट इज द प्रेशर अचीव्ड व्हेन अ फ्लूइड फ्लो विद अ फ्लोइंग फ्लूइड इज डीएक्सेलरेटेड टू जीरो स्पीड इन अ फ्रिक्शनलेस प्रोसेस। ठीक है, फ्रिक्शनलेस प्रोसेस में अगर हम किसी फ्लोइंग फ्लूइड को डीएक्सेलरेट करते हैं टू द जीरो स्पीड में डिसलेट करते हैं, फ्रिक्शनलेस प्रोसेस होना चाहिए। यानी कि इसको अगर हम थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, इट शुड बी एन आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। ठीक है, ये जो स्टैग्नेशन वाली स्टेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कंप्रेसिबल फ्लो के केस में। ठीक है, वहाँ पर अगर हम कंप्रेसिबल फ्लो में बात करते हैं तो स्टैग्नेशन स्टेट तब आती है जब हम किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड को डीएक्सेलरेट करते हैं टू जीरो स्पीड इन एन आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। आइसेंथैल्पिक प्रोसेस का मतलब वही है कि रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। तो क्योंकि आइसेंथैल्पिक प्रोसेस इज व्हाट इज, इट इज़ अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि इट शुड बी अ फ्रिक्शनलेस प्रोसेस। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि v1 इज इक्वल टू √2gh। मैं फिर से इसका डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, बुक में देख सकते हैं। ठीक है, v1 इज इक्वल टू √2gh थ्योरेटिकल वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी इस c से मल्टीप्लाई करके आ जाएगी, वेयर c इज द कोफिशिएंट ऑफ पिटॉट ट्यूब। इसकी वैल्यू भी ऑलमोस्ट सेम होती है एज द कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर। बस जो वैल्यू थोड़ा सा अलग होती है वो CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द ओरिफिस मीटर की अलग होती है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वेंचुरीमीटर और कोफिशिएंट ऑफ पिटॉट ट्यूब की वैल्यूज़ लगभग सेम होती है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन्स और सबमरीन्स की जो वेलोसिटी होती है उसको इससे मेजर किया जाता है यूजिंग द पिटॉट ट्यूब, ये इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, देन अगर हमको पाइप में फ्लो वेलोसिटी को नापना है बाय यूजिंग द पिटॉट ट्यूब, तो किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं? देखिए, इस तरीके का कोई अरेंजमेंट होता है उसमें, जैसे ये पिटॉट ट्यूब है, इसके नीचे हमने इस तरीके से ट्यूब ऐड करी और ये इसका पूरा सेटअप बन जाता है। फिर यहाँ से अगर इसमें हम यहाँ से प्रेशर फ्लो यहाँ से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया। तो यहाँ से इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या होगा कि कुछ वेलोसिटी, कुछ प्रेशर का डिफरेंस होगा, तो उतना ही ये जो आपका यहाँ पर मैनोमेट्रिक फ्लूइड होगा ये यहाँ पर राइज कर जाएगा। तो इसी की मदद से हम h निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू x इंटू SN/s-1 विच इज इक्वल टू v1 स्क्वायर बाई 2g। और यहाँ से हम v1 की वैल्यू जो वेलोसिटी यहाँ पर होगी वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से सिंपली है फॉर्मूला बाई √2gh, बस h की जगह अब आपको ये लिख देना है। ठीक है, थ्योरेटिकल है कि v के साथ इसको c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल मिल जाएगा। और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये होता है टू डिटरमाइन द वेलोसिटीज इन अ पाइप इन अ लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो के केस में हम इस सेटअप से वेलोसिटीज को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास अगला आ जाता है इसका एप्लीकेशन, दैट इज़ अ वोर्टेक्स। जैसे फ्री वोर्टेक्स होता है, मैं यहाँ पर पूरा वोर्टेक्स कवर कर रहा हूँ। वोर्टेक्स मोशन क्या होता है कि फ्लोइंग ऑफ फ्लूइड अलोंग अ कर्व्ड पाथ और द फ्लो ऑफ अ रोटेटिंग मास ऑफ फ्लूइड इज नोन एज अ वोर्टेक्स फ्लो। ठीक है, कर्व्ड पाथ के अलोंग जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है दैट इज नोन एज अ वोर्टेक्स फ्लो। ठीक है, वोर्टेक्स फ्लो और रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो में बहुत अंतर है। ठीक है, किसी भी कर्व्ड पाथ के अलोंग अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अगर जो बल्क फ्लूइड है, अगर जो फ्लूइड बल्क में है, ठीक है, जो फ्लूइड का बल्क मोशन है, अगर वो किसी कर्व्ड पाथ के अलोंग होता है तो दैट इज नोन एज अ वोर्टेक्स फ्लो। लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ये रोटेशनल फ्लो क्या होता है कि जिसमें जो फ्लूइड का पार्टिकल्स होते हैं वो अपने मास सेंटर के अबाउट रोटेट करते हैं, तो दैट इज अ रोटेशनल फ्लो। और जो पूरा का पूरा फ्लूइड डोमेन है, अगर जो बल्क है फ्लूइड का, अगर वो किसी कर्व्ड पाथ के अलोंग फ्लो करता है तो दैट इज नोन एज अ वोर्टेक्स फ्लो। मैंने बताया था ये डिफरेंस होता है, कुछ डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस होता है कि अगर पूरा का पूरा जो फ्लूइड का बल्क है, अगर वो किसी कर्व्ड पाथ के अलोंग रोटेट कर रहा है तो वो वोर्टेक्स फ्लो है। और अगर जो फ्लूइड के इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, अगर वो फ्लो के दौरान अपने मास सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज अ रोटेशनल फ्लो। ठीक है, और नहीं कर रहे हैं तो दैट इज रोटेशनल फ्लो।
ठीक। देन इसी में जो वोल्टेक्स होता है वो दो टाइप का होता है, फ्री वोल्टेक्स एंड फोर्स्ड वोल्टेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन की बात करते हैं। वोल्टेक्स फ्लो के लिए जो जनरल इक्वेशन आती है वो कुछ इस तरीके की आती है, डी पी इज इक्वल टू रो वी स्क्वायर बाई आर डी आर माइनस रो जी टी जेड, ठीक है। डेरिवेशन आप देख सकते हैं। देन इसके बाद दो टाइप के वोल्टेक्स, फ्री वोल्टेक्स, फोर्स्ड वोल्टेक्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्री वोल्टेक्स की। फ्री वोल्टेक्स क्या होता है कि जिसमें हमें कोई भी बाहर से एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाना पड़ता रोटेट कराने के लिए फ्लूइड को, ठीक है। इसका एग्जांपल है जैसे वर्लपूल इन अ रिवर। वर्लपूल इन अ रिवर का मतलब है जो आपने नदियों में देखा होगा कि कहीं पर भंवर बनता है, भंवर, वो बेसिकली वोल्टेक्स फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। दैट इज नोन एज अ वर्लपूल इन अ रिवर इज एग्जांपल ऑफ फ्री वोल्टेक्स। और फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू एन आउटलेट इन द बॉटम ऑफ अ वॉश बेसिन। कभी आप एक काम करना कि अपने घर में जो वॉश बेसिन वगैरह होगा, वॉश बेसिन या जो श्रिंक वगैरह होगा, उसमें आप एक काम ये करना कि एक बाल्टी पानी डाल देना पूरा का पूरा, ठीक है। पूरा का पूरा एक बाल्टी पानी डालोगे तो आप देखोगे कि थोड़े से समय के बाद क्या होगा, जैसे ही वो थोड़ा सा पानी निकला होगा उस आउटलेट से, तो क्या होगा कि उसके बाद जो एक फ्लो होगा वो एक वोल्टेक्स फ्लो टाइप का होने लग जाएगा। आपने देखा होगा कभी, ठीक है। वो आप देखना, वो आपको पता लगेगा कि किस तरीके का होता है। दैट इज़ द बेसिकली फ्री वोल्टेक्स, ठीक है। और देखिए फ्री वोल्टेक्स की कंडीशन बताया कि नो एक्सटर्नल टॉर्क रिक्वायर्ड और टी इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये जीरो हो जाएगा, यानी कि एल इज अ कांस्टेंट, और एल आपको पता है कि क्या होता है, एम वी आर, ठीक है। तो एम वी आर एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एम वी आर, सॉरी यहाँ पर आर भी आएगा, एम वी आर इज अ कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा कि वी आर इज अ कांस्टेंट, और यहाँ से वी आर इज अ कांस्टेंट को जब आप इस पूरी इक्वेशन में, यहाँ पर इक्वेशन में सॉल्व करेंगे कि वी आर इज इक्वल टू सी रख के जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज़ मिल जाएगी, दैट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट माइनस सी स्क्वायर बाई टू जी आर स्क्वायर, ठीक है। ये जेड नॉट जो होगी बेसिकली यहाँ से जो पूरी की पूरी डिस्टेंस हमने ले रखी है कि बॉटम पॉइंट से, तो जेड इज इक्वल टू किसी भी पॉइंट पर अगर आपको जेड निकालना होगा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सी की वैल्यू आपको ये आर पर डिपेंड करेगी, जितना आप आर लेंगे उतना सी होगा, और यहाँ से सी की वैल्यू आप रखेंगे और जेड नॉट की वैल्यू आपको पता है, तो आपको किसी भी पॉइंट की जेड की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देन आगे हम बात कर लेते हैं फोर्स्ड वोर्टेक्स की। फोर्स्ड वोर्टेक्स में क्या होता है कि एक्सटर्नल टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू रोटेट द मास ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, फ्लो, इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल टॉर्क लगाया जाता है, जैसे उसमें नहीं लगाते थे, फ्री में इसमें लगाते हैं, ठीक है। एग्जांपल है फ्लो ऑफ अ लिक्विड इन अ पंप इम्पेलर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड द फ्लो ऑफ वाटर इन अ टर्बाइन रनर। ये थोड़ा सा टेक्निकल एग्जांपल्स हैं, आपने शायद नहीं देखा हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इसका घरेलू एग्जांपल है। दैट इज आपने घर में देखा होगा वॉशिंग मशीन होती है, ठीक है। वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा जब वॉशिंग मशीन को आप कुछ ना करें, उसमें क्या करें, आप एक बाल्टी पानी डालें, ठीक है, और वॉशिंग मशीन को आप बिना कुछ डालें, क्योंकि अगर आप उसमें वॉशिंग पाउडर डालेंगे तो उसमें फिर झाग बन जाएगा, फिर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। उसमें आप क्या करें, एक बाल्टी पानी डालें वॉशिंग मशीन में और उसका जो बटन होता है उसको ऑन कर दें, ठीक है, जिससे वो रोटेट करना शुरू होगा। जब आप रोटेट करना शुरू करेंगे तो आप उसको देखेंगे कि क्या होगा कि जो बीच के सेक्शन होता है वहाँ पर जो वाटर का लेवल होता है वो कम होना शुरू होगा, और जो साइड्स होंगी उस पर जो क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली द एग्जाम्पल ऑफ अ फोर्स्ड वोर्टेक्स, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि जो बीच में वो रोटर होता है वो घूमता है, उसकी वजह से जो फ्लूइड का जो लेवल में डिफरेंस आता है, ठीक है, और जो फ्लूइड है वो घूमना शुरू करता है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो, ठीक है। इसमें फ्लूइड मास रोटेट सर्टन एंगुलर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से फ्लूइड जो है वो रोटेट करता है ओमेगा से, और आपको पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और r आपका कांस्टेंट है तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। इसको आप इस तरीके से फ्लो रखेंगे इक्वेशन में, उस वाली इक्वेशन जो पीछे वाली है डी पी इज इक्वल टू रो वी स्क्वायर बाई आर माइनस रो जी डी जेड वाली इक्वेशन में आप इसको रखेंगे तो आपको जेड इक्वल टू वी टू स्क्वायर बाई टू जी और आर टू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई टू जी के फॉर्म में ये आपको चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके का मैंने आपको बताया। वॉशिंग मशीन में भी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ही आपको दिखाई देगा कि ये रोटर यहाँ से घूम रहा है, यहाँ से फ्लूइड जो है वो नीचे आ रहा है और यहाँ से जो फ्लूइड है वो राइज कर रहा है, ठीक है। इससे क्या पता लगता है, हमें देखिए कि z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ से हम देख रहे हैं कि z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि फोर्स वोर्टेक्स में द सर्फेसेस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर आर पैराबोलॉइड्स ऑफ रिवॉल्यूशन, क्योंकि जो ये इक्वेशन होती है दिस इज फॉर द पैराबोलॉइड्स, ठीक है। ये पैराबोलॉइड की इक्वेशन होती है क्योंकि यहाँ से ये एक 3 डायमेंशनल फिगर होगा, तो इसका 3 डायमेंशनल फिगर जो आपने देखा होगा या जो आप देखने को मैं आपको बोल रहा हूँ वॉशिंग मशीन के केस में आप देखेंगे किस तरीके का जो एक सरफेस बनता है वो क्या होता है, दैट इज़ अ पैराबोलॉइड, ठीक है। उसको बोलते हैं पैराबोलॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन। इसलिए और फ्री सरफेस इज ऑल्सो अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड इट इज ऑल्सो अ पैराबोलॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन। ये जो फ्री सरफेस होता है दिस इज ऑल्सो अ पैराबोलॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम के सारे एप्लीकेशन हमने यहाँ तक कर लिया, बल्कि वोर्टेक्स में फोर्स वोर्टेक्स उसका एप्लीकेशन नहीं होता, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ
फ्री वोर्टेक्स होता है। देन हमारे पास कुछ और टाइप के वोर्टेक्स हैं, सिंपल पता होनी चाहिए क्या होते हैं। सिलेंड्रिकल वोर्टेक्स, सिलेंड्रिकल वोर्टेक्स इन दिस टाइप्स ऑफ वोर्टेक्स द लिक्विड मास रोटेट्स इन अ कंसेंट्रिक सर्कल्स एंड द मोशन में बी डिस्क्राइब बाय द कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में जो लिक्विड मास रोटेट करता है उसको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल वोर्टेक्स, ठीक है। फिर एक होता है स्पाइरल वोर्टेक्स। दिस टाइप ऑफ वोर्टेक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंड्रिकल वोर्टेक्स एंड द रेडियल फ्लो, मतलब कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में आपका जो लिक्विड है वो रोटेट करता है और रेडियल फ्लो भी होता है, तो उसको बोला जाता है स्पाइरल वोर्टेक्स, ठीक है। फिर एक होता है रेनकाइन वोर्टेक्स। दिस टाइप ऑफ वोर्टेक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल वोर्टेक्स एट द मिडिल पार्ट और रोटेशनल वोर्टेक्स एट द आउटर पार्ट। देखिए अब यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि जो रोटेशनल का और वोर्टेक्स का डिफरेंस बता रहा था, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल वोर्टेक्स एट द मिडिल पार्ट, यानी कि मिडिल पार्ट में क्या है, वोर्टेक्स तो दोनों जगह है, मिडिल में भी है आउटर में भी है, ठीक है। लेकिन मिडिल में रोटेशनल वोर्टेक्स है। रोटेशनल वोर्टेक्स का मतलब है कि जो मास, जो फ्लूइड के पार्टिकल्स होंगे वो अपने मास सेंटर के अबाउट भी रोटेट कर रहे होंगे मिडिल पार्ट पर, और आउटर पार्ट पर वो नहीं कर रहे होंगे। आउटर पार्ट पर इट विल बी रोटेशनल वोर्टेक्स एंड मिडिल पार्ट पर इट इज अ रोटेशनल वोर्टेक्स। इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज नोन एज अ रेनकाइन वोर्टेक्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे वोर्टेक्स वगैरह सारे कंप्लीट होता है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसी में फ्लूइड डायनेमिक्स में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और है दैट इज नोन एज अ इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड मास इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। कि जितना नेट फोर्स आपका लग रहा है किसी भी फ्लूइड मास के ऊपर दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। एफ इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, जिसमें पी इज इक्वल टू दिस मोमेंटम दैट इज एम इंटू वी, और यहाँ से आप लिखेंगे तो एफ डी टी इज इक्वल टू डी पी दैट इज डी इंटू एम वी, और एफ डी टी इज नोन एज इम्पल्स, इसको बोलते हैं इम्पल्स। और इम्पल्स ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में जो आपका इम्पल्स होगा दैट इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और इसी इक्वेशन का यूज करके हम लिख लेंगे समेशन ऑफ फोर्सेज इन दी एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू रो क्यू वी टू एक्स माइनस वी वन एक्स, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। ये इस वाली इक्वेशन से लिखा गया है, इसकी समेशन ऑफ फोर्सेज अलोंग दी एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू रो इंटू क्यू वी टू एक्स माइनस वी वन एक्स। और ये सिमिलरली आपके तीनों डायरेक्शन में अलग अलग समेशन ऑफ फोर्सेज होते हैं, और किसी भी अगर आपको सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना है तो ये तीनों फोर्सेज आपके तीनों फोर्सेस की जो कंडीशन है ये सारी की सारी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, ठीक है। देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लोइंग फ्लूइड ऑन अ पाइप बेंड। कोई इस तरीके का पाइप है, ये एक जनरल कंडीशन ले रखी है, पाइप का बेंड जो है वो किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस डिराइव की गई हैं ये ऑलवेज वैलिड नहीं होंगी, ये सिर्फ इस केस के लिए वैलिड है जो केस मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप हमेशा याद रखें कि जो ये जनरल इक्वेशन है ये हमेशा वैलिड होंगी, ठीक है, ये हमेशा वैलिड होंगी। और इन्हीं इक्वेशंस का यूज़ करके हमने इस वाले फिगर का जो ये यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया है उसके केस हमने लेकर हमने ये इक्वेशंस डिराइव किए हैं, ठीक है। बेटा फिर से बोल रहा हूँ कि ये इक्वेशन जो है ये ऑलवेज वैलिड नहीं होंगी, और हमेशा आपकी जो ये वाली इक्वेशन है दे आर ऑलवेज वैलिड, एंड यू यूज़ दीज इक्वेशंस टू डिराइव द these equations of in equations you always use these equations to derive these fx and fy equations for any case, for any kind of fluid bend whatever has been provided to you, ठीक है। तो इस केस में हमने यहाँ से लिया, तो देखिए इसमें क्या होगा कि ये पाइप बेंड है, दिस इज द इनलेट सेक्शन, दिस इज द आउटलेट सेक्शन। इसमें ध्यान रखेंगे कि वेलोसिटी जो आपका वेलोसिटी है वो इधर को v1 है, वेलोसिटी यहाँ से v2 बाहर की तरफ को होगी, और जो प्रेशर है वो अंदर की तरफ को p1 a1, और यहाँ से जो प्रेशर है वो अंदर की तरफ को p2 a2 होगा, ठीक है। दिस इज fx डायरेक्शन, दिस इज fy डायरेक्शन, और दिस इज एंगल थीटा, ठीक है। दिस इज x, दिस इज y डायरेक्शन, मैंने फिर से बता दिया। p2 a2 का हम रिजॉल्व करेंगे अगर तो इस तरीके से कुछ आ जाएगा, p2 a2 cos थीटा इधर को और p2 sin थीटा, p2 a2 sin थीटा नीचे की तरफ को। वेलोसिटी का अगर हम v2 को रिजॉल्व करेंगे तो वी विल गेट v2 cos थीटा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड v2 sin थीटा इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। बस इन इक्वेशन में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ध्यान ये रखना है कि जो समेशन ऑफ फोर्सेज अलोंग द एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, सारे के सारे फोर्सेज कंसिडर कर रहे हैं ऑन द फ्लूइड, ठीक है। जैसे ये एफ फोर्स जो है ये फोर्स लग रहा है बाय द फ्लूइड ऑन द पाइप बेंड, बट जब हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे तो वी हैव टू राइट ऑल द फोर्सेस कंसिडरिंग द फ्लूइड। तो अगर हम एफ को उस कंडीशन में लिखेंगे तो हम इसको माइनस एफ लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम एफ को लिखेंगे तो एफ को हम प्लस लिख सकते हैं, ठीक है, बट एफ को हम क्या लिखेंगे, माइनस एफ। इस चीज़ का ध्यान देंगे आप, ठीक है, क्योंकि हमने बात करनी है, और यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस एफ वाई क्योंकि हमने बात करनी है कि फ्लूइड पर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं। ये तो इस डायरेक्शन में तो फ्लूइड लगा रहा है पाइप पर फोर्स,
तो इसका जो अपोजिट रिएक्शन होगा, न्यूटन थर्ड लॉ है, एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो यहाँ पर जो इसका एफएक्स का अपोजिट डायरेक्शन में जो रिएक्शन आएगा वो फ्लूइड के ऊपर लगेगा, ठीक है। तो वही आपको ध्यान रखना है कि इक्वेशन लिखते वक्त आपको सारे के सारे फोर्सेस कंसिडर करने हैं, राइट, मतलब सारे के सारे फोर्सेस लिखने हैं कंसिडरिंग फ्लूइड पर, कि फ्लूइड पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। और रिजल्टेंट फोर्सेस आप देख सकते हैं कि एफ आर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर इस तरीके से, और टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई बाई एफ एक्स, यानी कि कहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। देन हमारे पास इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सा है छोटा सा, दैट इज नोन एज अ काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर डिनोटेड बाय अल्फा एंड द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर डिनोटेड बाय बीटा, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कभी भी पाइप के अंदर या कहीं पर भी कोई फ्लो हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि हर सेक्शन का या हर किसी छोटे स्मॉल क्रॉस सेक्शन का क्या होता है कि वेलोसिटी वगैरह अलग होती है, ठीक है। तो हमने क्या करा है कि उसको एक एवरेज लेके डिनोट किया है, उससे क्या करा है हमने कि काइनेटिक एनर्जी को हमने एक तो एवरेज लेके लिया है, और एवरेज वाला हमेशा क्या होगा कि जो मतलब जो ओरिजिनल होगा अलग अलग वेलोसिटी के साथ जो होगा वो एवरेज वाला हमेशा उससे कम आएगा, ठीक है। तो एवरेज वाले के साथ हम एक टर्म मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, और यहाँ से जब हमने बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को दोनों साइड से इक्वेट करा, एक तो एवरेज लेकर और एक ओरिजिनल जो जिस तरीके से जो वेलोसिटी है उसी को लेकर जब हमने निकाला, तो इस तरीके का हमें एक एक्सप्रेशन मिला, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का मोर आप ज़्यादा देख सकते हैं, बुक में डेरिवेशन दिए होंगे आई थिंक, बट अगर नहीं दिए होंगे तो सिंपली आपने कुछ नहीं करना, आपने एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है, उसके अंदर आपने जो अलग अलग वेलोसिटी है या डी के अंदर अगर वी वेलोसिटी है तो उसकी आपने निकाल लेनी है रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पहले ही बोल रहा हूँ, पहले ही आराम से ध्यान देना, यहाँ पर निकालना है रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर निकालना है रेट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम निकाल के मत बैठ जाना और बोलना कि आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का रेट निकालना है, मोमेंटम का रेट निकालना है, और एक बार एवरेज लेके निकालना है, जैसे वी बार ले लिया, वी बार यहाँ पर ले लिया, ठीक है। इसका आप निकालोगे तो हमेशा बस ये ध्यान रखना है कि जो एवरेज लेके निकालोगे वो ऑलवेज स्मॉलर होगी, ठीक है, वो ऑलवेज लेस देन इससे ओरिजिनल वाले से होगी, तो इसके साथ एक टर्म मल्टीप्लाई कर लेंगे हमेशा, यहाँ पर अल्फा यहाँ पर बीटा, ठीक है, और तो उन दोनों को फिर इक्वेट करेंगे तो वो दोनों बराबर आ जाएंगे। तो यही इसकी डेफिनेशन है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की, जब हम वेलोसिटी वगैरह को एवरेज लेके निकालते हैं तो ये हमेशा ओरिजिनल से कम आती है, इसलिए हम इसमें एक टर्म ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये दोनों वैल्यूज़ जो है जो ओरिजिनल वाली है और जो एवरेज लेके है वो दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। और लेमिनार फ्लो के लिए बात करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 2 होती है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए 1.03 से 1.06 होती है, और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की बात भी इसी तरीके से है, बीटा की वैल्यू 1.33 होती है, लेमिनार फ्लो के लिए 1.02 टू 1.05 होती है फॉर द टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। और अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बिकॉज एवरेज ऑफ क्यूब्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्यूब ऑफ एवरेजेस। ये क्या है, देखिए इसमें पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले क्यूब ले रहे हैं उसके बाद एवरेज ले रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्यूब ऑफ एवरेजेस। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने एवरेज ले लिया, अब हम क्यूब ले रहे हैं, तो ये वाला जो होगा ये हमेशा इससे बड़ा होगा, इसलिए इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, और बीटा की वैल्यू भी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी बिकॉज एवरेज ऑफ स्क्वायर्स, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करा है, पहले स्क्वायर ले रहे हैं फिर एवरेज ले रहे हैं, ठीक है। तो दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द स्क्वायर ऑफ एवरेजेस, जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, पहले हमने एवरेज लिया फिर हमने स्क्वायर करा है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर आ रहा है फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइप्स का लेक्चर है, ठीक है। तो तब तक आप बाकी लेक्चर देखते रहे, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहे, कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स पकड़ के डेरिवेशन की प्रैक्टिस करते रहे। अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए करनी है, कंपटीशन के लिए, अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स आते हैं, जैसे कि गेट, इसरो, बार्क, सेल, पीएसयू वगैरह कुछ भी हो, ठीक है, सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज कन्वेंशनल को छोड़कर अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जितना भी थ्योरेटिकल या जितने भी नोट्स मैं बता रहा हूँ या यहाँ पर मेरे लेक्चर्स में दिए गए हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपको हमारे ऊपर फेथ रखना होगा, हम आपको कुछ भी चीज़ मिसगाइड नहीं करेंगे, जितनी भी चीज़ें ज़रूरत की होंगी वो आपको पूरी तरीके से प्रोवाइड की जाएंगी। आप ज़्यादा इधर उधर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटीरियल है या ये वो फलाना ढंग का ढूंढने की कोशिश ना करें, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा कि टाइम आपका ख़राब होगा और टाइम की मेनली बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। फटाफट आप ये सारा सिलेबस कंप्लीट करते चलें, क्वेश्चंस लगाते चलें, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाते चलें, और जो बुक्स वगैरह हैं स्टैंडर्ड बुक्स उनमें से आप कुछ
लगाते चलें। मैं भी कोशिश करूँगा कि बाय द जब ये सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, अभी इसमें मेरे ख्याल से 4-5 लेक्चर के आसपास और बचे होंगे तो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट होने में, और जब भी फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट होता है तो मैं भी पॉसिबली ट्राई करूँगा कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन प्रीवियस ईयर पेपर्स में से या कहीं से भी किसी स्टैंडर्ड बुक्स में से कुछ अच्छे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन आपके लिए मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक आप सारा का सारा चीज़ों को पढ़ते रहें, देखते रहें, पुराने क्वेश्चंस पे पेपर लगाते रहें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कि आपको कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, कहाँ पर आपको कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, हमारे वीडियोस को फॉलो करते रहें। बिल्कुल जो मैं एक एक चीज़ बोल रहा हूँ, उस एक एक चीज़ को, अगर मैंने कुछ चीज़ें नहीं भी लिखी हैं, मैं कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ, उसको बिल्कुल अच्छे से नोट करें। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वो चीज़ें होंगी। ठीक है, मैंने हिंदी में बोलने की कोशिश, मैं फिर बोल रहा था, पिछले लेक्चर से मैंने स्टार्ट किया है हिंदी में बोलने के लिए, क्योंकि हिंदी में बोलने से क्या होता है कि समझाने में आसानी होती है और समझने में भी एक बहुत आसानी होती है। ठीक है, और जो भी हमारे कोई लोग अगर हैं जिनको हिंदी में समझने में ज़्यादा आसानी होती है तो वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी इंग्लिश में मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। वैसे मैं जनरली ये कोशिश करता हूँ कि जितना भी मैं बोलना हो या जितना भी मुझे समझाना हो वो मैं सारी स्लाइड्स में लिख दूँ, ताकि अगर किसी को मेरी लैंग्वेज समझने में या कुछ में भी प्रॉब्लम हो रही हो तो फिर भी उसका कोई लॉस ना हो। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज़ें हैं। और बाकी आप ऐसा है कि अगले लेक्चर जो हमारे मैंने बताया फ्लो थ्रू पाइप्स का लेक्चर होगा, ठीक है, लेक्चर नंबर 9, उसके लिए आप इंतज़ार करें, तब तक बाकी पुराना पढ़ते रहें। ठीक है, और बाकी आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियोस में कमेंट दें अगर आपको कोई सजेशंस है या कोई क्वेरी है तो। ठीक है, और बाकी तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ गुड डे।